हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज बिहार विशेष में चंपारण नील आंदोलन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे चंपारण, उसके बाद नील और फिर जानेंगे आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन में हम यह देखेंगे कि आखिर ये आंदोलन यानी कि नील संबंधित जो आंदोलन चंपारण में ही क्यों हुआ। उसके पहले ये जानेंगे कि आखिर चंपारण कहाँ है, क्या है। साथ ही हम इसमें जब गांधी आएंगे तो ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर गांधी ने यहाँ पे वो कौन से प्रयोग किए जो आगे आने वाले भारत के राजनीतिक भविष्य का मूल बिंदु बना। बात समझ रहे हैं। इसके अलावा इन सारे तथ्यों के बारे में भी जानेंगे जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आपका समय न लेते हुए सबसे पहले हेडिंग चंपारण आंदोलन। यहाँ पे हमने नील छोड़ दिया है, तीन चीजें चंपारण, नील, आंदोलन। तो सबसे पहले जानेंगे चंपारण के बारे में, फिर जानेंगे नील के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुख्य परीक्षा में या इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा कि भाई नील संबंधित आंदोलन चंपारण में ही क्यों हुआ। बात समझ रहे हैं। या और भी चीज़ें उसमें समाहित है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, उससे पूछ लेगा। याद रखिए कि नील की खेती जो बिहार में थी वो सिर्फ चंपारण में ही नहीं होती थी, लगभग हर उस इलाके में होती थी जहाँ कृषि की जाती थी, लेकिन चंपारण में बहुतायत मात्रा में होता था, इसलिए यहाँ पे ये आंदोलन चला था। इसके अलावा लास्ट में मैंने पहले चंपारण, फिर नील और अंतिम में आएंगे आंदोलन के बारे में। और सबसे अंतिम में हम घुसाएंगे उस महान विराट पुरुष को जिसने भारत की बागडोर या भारत के राजनीतिक लड़ाई की बागडोर इसी चंपारण आंदोलन से हाथ में लिया और आगे आने वाले अनेकों राजनीतिक लड़ाइयों के मूल प्रेरणा स्रोत बने। यह व्यक्तित्व थे गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राजनीतिक लड़ाई, व्यक्तिगत आज़ादी के साथ साथ राष्ट्र की एकाग्रता के साथ लड़ाई के वो मूल केंद्र बिंदु बने, जिनके आगे पीछे न जाने कितने लोगों ने उन्हीं के मार्ग पर अनुसरण करके अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने वर्ग, अपने अपने समूहों के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग भी थे। याद रखिए, गांधी की लड़ाई ये नहीं थी कि हम बम उठाए फोड़ दें। गांधी की यह लड़ाई थी कि हमें हर वो आज़ादी चाहिए जिसके हम हकदार हैं, और हम अपनी आज़ादी के लिए हम किसी को हताहत भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल एक नई राजनीतिक सोच थी। राजनीति का मूल सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि जब तक कोई किसी को दबाएगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये प्राकृतिक सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। लेकिन गांधी ने उसी सिद्धांत में एक नई मानवीयता पक्ष को रखते हुए आगे आए कि नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे लेकिन हम किसी को दबाएंगे नहीं, हताहत नहीं करेंगे। अंग्रेजों से गांधी आज़ादी चाहते थे लेकिन उनकी बर्बादी की कीमत पर नहीं। एक बहुत बड़ी बात थी। खैर उतना छोड़िए, आगे आते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंपारण के बारे में। देखिए, चंपारण के बारे में ये जानना आपको सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है कि आप ये पता कर सके, आपको पता हो सके कि आखिर वो जिला कहाँ है, उस जिला का इतिहास, भूगोल थोड़ा सा आंदोलन पढ़ने से पहले जानना जरूरी है। ऐसे तो आपको बिहार स्पेशल में पूरी तरह से बिहार के भूगोल के बारे में समझ और जानकारी होनी चाहिए। तो चंपारण अंग्रेज काल में 1866 ईस्वी में एक जिला के रूप में बना। इसके पहले यह बंगाल के अंदर में आता था और यह 1866 ईस्वी में एक जिला के रूप में बना चंपारण। बाद में इसे 1972 ईस्वी में इसे पुनः दो भागों में पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी एवं पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय है बेतिया में बांटा गया। तो यहाँ से दो प्रश्न, चंपारण अंग्रेजी काल में जिला कब बना? 1866 में। बांटा इसको कब गया? 72 में। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया में। चंपारण का जो नाम है चंपा या चंपक फूल के, जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्नोलिया है कि जंगल के कारण इसका नाम चंपारण पड़ा था। चंपा या चंपक फूल या छोटे पौधे होते हैं जिनका वैज्ञानिक नाम मैग्नोलिया होता है, उसी के नाम पर इसका नाम चंपारण पड़ा।
यह वर्तमान में, यह पहले भी तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है कहाँ है? मुजफ्फरपुर है। अब एक शब्द है तिरहुत। तिरहुत का मतलब होता है नदी के किनारा का इलाका। नदी के किनारा का इलाका या वह इलाका जहाँ पे लोग नदी के किनारे के संसाधनों का उपभोग करते हैं। माना यह जाता है कि तिरहुत के इलाकों को या चंपारण के इलाकों को साधुओं के द्वारा बसाया गया था। पुराने ज़माने में जो साधु होते थे यहीं विचरित करते थे, और उसी तीर का मतलब होता है किनारा। अब भुक्त का मतलब होता है नदी या वैसा जल वाला क्षेत्र जो बहती हुई है, तो उसी से बिगड़ते बिगड़ते बन गया तिरहुत। ठीक है। शाहजहां, अब आधुनिक समय में देखिए, ऐसे तो प्रारंभ में यह राजा जनक के समय में यह तिरहुत का इलाका था, बाद में पाल वंश के अधीन आया, बाद में फिर बंगाल के जो शासक थे उसके अधीन रहा। लेकिन आधुनिक समय में यदि देखा जाए वर्तमान काल में, तो शाहजहां के समय में उज्जैन सिंह एवं गज सिंह ने बेतिया राज की नींव डाली, और यही बेतिया राज जो था वो चंपारण का मुख्य मालिक था या सर्वेसर्वा था। तो ध्यान रखिएगा, यहां से पूछेगा कि बेतिया राज की स्थापना किन्होंने की, तो उज्जैन सिंह एवं गज सिंह ने। किसके काल में की? शाहजहां के काल में। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है एवं यह तराई प्रदेश में आता है। यह कि श्रीमान इतना शॉर्ट में, तो देखिए शॉर्ट में इसलिए कि आपको एक मोटा मोटी समझ होनी चाहिए। यहाँ जलोढ़ मिट्टी में दो प्रकार का होता है, नया और पुराना। इसके ऊपरी इलाकों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, निचले इलाकों में नई जलोढ़ मिट्टी है। तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है और तराई प्रदेश में आता है। वर्तमान में यदि देखा जाए तो यहाँ पे ईख धान बहुतायत मात्रा में होती है, और चूंकि ये जलोढ़ मिट्टी के जलोढ़ इलाकों में आता है, नदियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, पानी की प्रचुरता है, तो ये कृषि के लिए बहुत ही उन्नत प्रदेश है या कृषि के लिए बहुत ही उन्नत इलाका है। पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जहां बाघ है। कितना बाघ है गिन के बाद में बताएंगे जब भूगोल पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है। राजकुमार शुक्ल, शेख गुलाब, प्रजापति मिश्र यहाँ के महत्वपूर्ण जन थे या व्यक्तित्व थे, याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल, शेख गुलाब, प्रजापति मिश्र और भी बहुत सारे थे, मैंने यही 2-3 नाम लिए हैं। ऐसे वर्तमान में देखा जाए तो चलचित्र में अभिनय करने वाले एक बहुत बड़े एक्टर भी हैं, वहीं से हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, 1-2 आदमी को क्यों कहा जाए। अब चूंकि ये इतिहास से संबंधित था तो हमने इन्हीं 2-3 लोगों का नाम लिया। तो ये था चंपारण से संबंधित ये प्रारंभिक ऐसे तथ्य जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? चंपारण का नाम चंपारण क्यों पड़ा, या किस प्रमंडल में आता है, उसका नामांकन क्यों पड़ा, वर्तमान स्वरूप इसका किस प्रशासनिक संगठन या क्या सिस्टम के अधीन आया। तो इसके बारे में जब आप जान गए तो थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। जब जान गए तो अब जानते हैं चंपारण के बाद नील के बारे में। नील के बारे में जानेंगे कि आखिर नील आया कहाँ से, अंग्रेज नील का व्यापार क्यों करते थे, क्या समझ रहे हैं, और उस नील के व्यापार में भारतीयों को घाटा क्या होता था। आखिर घाटा हुआ तभी तो ये लोग विद्रोह किए, हल्ला गुल्ला किए, तो ये घाटा क्या होता था। इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले समझेंगे, और जब ये समझेंगे तभी उसके बाद आंदोलन में हम लोग उतरेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स नील के बारे में। हमने आपको चंपारण के बारे में संक्षेप में बताया, अब नील के बारे में संक्षेप में समझ लीजिए। नील, ये सारे तथ्य जो हैं वो नील से संबंधित हैं। हालांकि मैंने पूरा क्या कहते हैं ज्ञानी वैज्ञानिक नहीं रखा है, ये मोटा मोटी ओवरऑल एक चीज़ रखा है। याद रखिए कि नील पर दुनिया में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं कि कैसे नील जो था वो दुनिया के विभिन्न इलाकों को तरह तरह से प्रभावित किया। आपको पता होना चाहिए कि एक दौर में यूरोप में प्राकृतिक नील का उपयोग करने पर मृत्यु दंड तक दिया जाता था। नील के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों था। देखिए, नील एक प्राकृतिक रंजक है जो उजले कपड़ों को पीला होने से रोकता है। उसकी मुख्य उपयोगिता इतना ही है। नील जो है वो उजले कपड़े को पीला होने से रोकता है। जब औद्योगिकरण हुआ, दुनिया बहुत आगे बढ़ने लगी, तो इस तरह के रंजकों का प्रयोग बहुत बढ़ गया, जो वैसे कपड़ों को जो पीलापन लेते थे उनको रोका जा सके। तो जब वस्तु की मांग बढ़ी तो उसमें व्यापार बढ़ा। जब व्यापार बढ़ा तो लाभ लेने वाले लोग बढ़े। जब लाभ लेने वाले लोग बढ़े तो शोषित होने वाले भी लोग बढ़े। जब लाभ लेने वाले एक तरफ, शोषित होने वाले एक तरफ आए तो संघर्ष बढ़ा। जब संघर्ष बढ़ा तो युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो राजा आए, सैनिक आए। इस तरह से सारे लोग जुड़ गए उसमें। तो
इतना ध्यान रखिएगा कि नील का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता था वो कपड़ों के पीलापन को रोकने के लिए होता था, उजले कपड़ों के पीलापन को रोकने के लिए। ऐसे भी आज देखिए, आप उजला कपड़ा को खूब धोइए, नील नहीं डालेंगे तो पीलापन ले लेगा। तो पहले ये सिर्फ पौधे से निकाला जाता था, पौधे से, यानी कि इसके लिए कोई रासायनिक तंत्र मौजूद नहीं था। यह फैबेसी परिवार का एक पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया है। नील फैबेसी परिवार का एक पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया है। अब आगे इंडी लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि यह भारत से संबंधित है या भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है। ऐसे बता दूं आपको कि आधुनिक समय में इसका जो उत्पादन था फ्रांसीसियों ने और पुर्तगालियों ने लैटिन अमेरिकी देशों में प्रारंभ किया, लैटिन अमेरिकी देशों में प्रारंभ किया और कुछ एक अमेरिकी क्षेत्रों में भी करते थे। लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पूरी दुनिया में अमेरिका से जाने वाला या यूरोप में अमेरिका से जाने वाला नील जो था वो प्रभावित हो गया। यही कारण था कि एक दौर में भारत पूरी दुनिया के लगभग 80 से 85% नील के मांग को पूरा करता था। अब चूंकि व्यापार पर अंग्रेज बैठे हुए थे तो सारे के सारे लाभ का हिस्सा ले लेते थे और भारतीय को क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। किसी विद्वान ने कहा है कि एक पेटी नील जो लंदन पहुंचता है उसमें दर्जनों किसानों के रक्त सने होते हैं। ऐसा मार्मिक उन्होंने चित्रण किया है भारतीय किसानों के बारे में। खैर छोड़िए, अभी नील फैबेसी परिवार का एक पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया है। यह उष्ण एवं शीतोष्ण क्षेत्र में पैदा होने वाला पौधा है जो मुख्य रूप से दोमट मिट्टी में होता है। उष्ण एवं शीतोष्ण क्षेत्र में पैदा होता है जिसके लिए मिट्टी चाहिए दोमट, और साथ ही इलाका ऐसा चाहिए जहाँ पे पानी आए और चले जाए, जमाव ना हो। अब आप इसको जोड़िए चंपारण से तो समझ में आ जाएगी। भारत में नील की वर्तमान व्यावसायिक खेती 1777 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण इसकी मांग काफी बढ़ गई। अमेरिकी संघर्ष के कारण भारतीय नील की मांग बढ़ी। ये दो चीज को याद रखिएगा। एक तो बंगाल में आधुनिक रूप से जो कोठी बना करके अंग्रेजों ने 1777 ईस्वी में इसका व्यापार प्रारंभ किया। क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि उसमें संश्लेषित नील नहीं आता था, प्राकृतिक नील की ही मांग थी। ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में औद्योगिकरण बढ़ रहा था, तो उसकी पूर्ति के लिए ये लोग कोठी बना करके नील उत्पादन करवाने लगे। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण इसकी मांग काफी बढ़ी थी। साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के कारण भारतीय नील की मांग बढ़ गई। अब मांग बढ़ा तो पूर्ति करने वाले भी लोग बढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम बंगाल के नदिया जिले के किसानों ने नील के खेती के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। देखिए ये लोग क्या करते थे अंग्रेज ना, कि किसानों को कुछ अग्रिम भुगतान कर देते थे। बोलते थे कि देखो तुम अपने खेतों में नील बोओ, हम तुमको पैसा दे देते हैं। वो पैसा शुरुआत में किसानों को अच्छा लगता था, पैसा लेना सबको अच्छा लगता, लेकिन उचित मूल्य बाद में वो नहीं दे पाते थे। लिखा पढ़ी वाला मामला होता था, भारत में कोई साक्षरता थी नहीं, कोर्ट कचहरी गुमास्ते जो थे सब अंग्रेज के थे, तो किसानों से लगभग वो सब चीज़ छीन लेते थे। मान के चलिए कि किसान साल भर मेहनत किया, 6 महीना 8 महीना 4 महीना मेहनत किया, अब बदले में मेहनताना उसको इतना ही मिलता था कि 2-4 महीने खाना खा सके। अब सोचिए, आपको एक मतलब मोटा मोटी आपके दिमाग में डाल दूं कि 1777 से लेकर के 1860-70 तक बंगाल के नील जो थे वो लंदन पहुंच रहे थे, यूरोप पहुंच रहे थे, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच रहे थे। नील उत्पादन जो बैठे हुए गुमास्ते थे, कोठी के लोग थे, वो लाखपति करोड़पति बन रहे थे। लेकिन इसी दौर में यानी कि 1777 या 80 के बाद और 1860 तक पूरे बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। ये शोषण ही था ना, और तो कुछ था नहीं। सिंथेटिक नील की खोज जर्मन विद्वान एडोल्फ बॉन बेयर ने किया। किन्होंने किया? एडोल्फ बॉन बेयर। अब यहीं से भारतीय किसानों का मामला पलट जाएगा। सिंथेटिक नील यानी कि जो क्या बोलते हैं, फैक्ट्री में रासायनिक नील जिसको कह सकते हैं, बनाए जाने की खोज एडोल्फ बॉन बेयर ने किया था वर्ष 1878 में।
इसी के लिए उन्हें 1905 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यूँ कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में बनाया गया यह पहला रंजक था। किन्होंने बनाया था? जर्मन विद्वान एडोल्फ वॉन बेयर ने, और 1878 में इसकी खोज की थी। बाद में 1895 में उन्होंने इसकी क्या कहते हैं पेटेंट करके मार्केट में लाया, और इसी के लिए उन्हें 1905 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। और वर्ष 1914 तक 95% प्राकृतिक नील का उत्पादन समाप्त हो गया। यानी कि नील जो यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, 1914 आते आते खत्म हो गया। प्राकृतिक नील की ज़रूरत अब दुनिया को नहीं थी, अब सिंथेटिक नील आ चुका था। कहे कि श्रीमान इतना कहानी क्यों? तो हमने चंपारण को जाना, नील को जाना। इस तथ्य को जरूर ध्यान रखेंगे। आरोप गांधी पे लगता है कि जब दुनिया भर से नील का उत्पादन समाप्त हो चुका था, तो फिर आप वहाँ क्या करने गए थे? मुख्य परीक्षा का सवाल यही कि जब मामला सलट गया तो आखिर अंग्रेज वहाँ क्या कर रहे थे? नील की कोठियाँ क्यों थी? जब 1914 तक खत्म हो गया, नील आंदोलन तो बाद में हुआ। जब उस नील की खेती की मांग ही नहीं थी, नील का उत्पादन का मांग ही नहीं था, तो आखिर वहाँ फिर शोषण कैसे होता था? अब यही आता है अंग्रेजों के द्वारा तत्कालीन चंपारण में शोषण, जिसको हम आंदोलन के रूप में जानेंगे। तो अभी हमने चंपारण को जाना, आंशिक रूप से हमने नील के बारे में जाना। अब इसमें जानते हैं चंपारण में नील आंदोलन। अब देखिए चंपारण में नील की खेती। चंपारण में जो नील की खेती होती थी वो नील्हों के द्वारा होती थी। नील्हे उन अंग्रेजों को बोला जाता था जो कोठी बना बना करके पूरे क्षेत्र में फैले होते थे। यह लोग जमींदारों से पट्टे पर जमीन ले लेते थे और उन्हीं पर फिर खेती करवाया करते थे। हालांकि नील की खेती मुख्यतः दो प्रकार से होती थी। कैसे होती थी इसको देख लेते हैं। चंपारण में अंग्रेज कोठी बनाकर नील उत्पादन करवाते थे। यह खेती या मुख्य उत्पादन दो प्रकार से होता था। पहला था जिरात, दूसरा था असामी बाग। जिरात वह मामला होता था जिसमें खेती जो होती थी वो कोठी की होती थी, किसान उस पर खेती करते थे। अर्थात जिरात वह खेत होते थे जो कोठी वालों को कब्जे में होती थी, परंतु किसान अपने संसाधनों से हल बैल से उस पर खेती करते थे। बाकी कुछ चीज़ें जो होती थी वो कोठी वाले मुहैया करा देते थे। याद रखिए कोठी वाले नील्हे थे, अंग्रेज थे। असामी बार होता था। असामी बार जो होता था यह रैयतों की जमीन थी जिस पर नील की खेती होती थी। मामला यहीं पे फंसता था। कोठी वालों ने क्या किया कि पट्टे लिखवा लिए। अंग्रेजी राज था, सब अपना क्या किया कि पट्टा लिखवा लिया कि आप पूरे क्षेत्र में कुछ खास जगहों पे खेती करेंगे नील का, और पैमाना रखा गया 1 बीघा में 5 कट्ठा। अर्थात उस इलाके के जो किसान होंगे वो हर एक 1 बीघा में 5 कट्ठा पर खेती करेंगे। और यह नील का जो पट्टा था वो प्रायः 20, 25 या 30 वर्ष तक के लिए होता था। यानी कि 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, 30 वर्ष तक आप किसी खास क्षेत्र में, यानी कि हर एक, मान के चलिए मेरे पास 10 बीघा जमीन है तो 10 बचे 50 कट्ठा में हमको नील की खेती करना ही करना था। ऐसा कानून बना लिया गया। हालांकि नील की खेती में कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं हो सकती थी यदि उन्हें उत्पादन का मूल्य मिलता तो, लेकिन उन्हें तो शोषण करना था। 1867 तक, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, 1867 तक 1 बीघा में 5 कट्ठा पर खेती अनिवार्य थी। परंतु उसके बाद यानी कि 1867 के बाद 3 कट्ठा कर दिया गया, और यही 3 कट्ठा से आया 3 कठिया प्रथा। यही 3 कट्ठा से आया था 3 कठिया प्रथा। यानी कि हर एक 1 बीघा में 3 कट्ठा पर हर एक किसान को खेती करना अनिवार्य था, और इस खेती के लिए कुछ अग्रिम भुगतान कर दिया जाता था। अंग्रेज नील्हे कर देते थे, बोलते थे कि दो, हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, खेती करो। भुगतान क्या था सो बताते हैं। प्रारंभ में 6.5 रुपये प्रति एकड़ की दर से होता था, परंतु गोरले रिपोर्ट 1909 में आया था के बाद 13 रुपया 50 पैसा कर दिया गया। गोरले रिपोर्ट के बाद 13 रुपया 50 पैसा कर दिया गया। याद रखिए कि गोरले रिपोर्ट से आपसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। याद रखिएगा WR गोरले जो थे वो पहले चंपारण के मजिस्ट्रेट थे, और तत्कालीन समय में इनके अध्यक्षता में वो कमेटी गठित किया गया, और उसी कमेटी का नाम था गोरले। और यह जब गोरले रिपोर्ट बना उस समय यह बंगाल में कृषि निदेशक के पद पर थे।
बंगाल में यह कृषि निदेशक पद पर थे, परंतु इनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पूछता है परीक्षा में कि गोरले रिपोर्ट किसके पक्ष में थी, तो गोरले रिपोर्ट जो थी मुख्य रूप से किसानों के पक्ष में थी। किनके पक्ष में थी? किसानों के पक्ष में थी। अब इस तरह से जब शोषण का चक्र हो रहा था तो किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब वो आंदोलन कैसे कैसे था उसको एक नजर। सर्वप्रथम दरभंगा एवं चंपारण के किसानों ने 1886 से 88 के मध्य विरोध किया। ठीक है, सर्वप्रथम दरभंगा एवं चंपारण के जो क्या बोलते हैं किसान थे, उन्होंने ही विरोध शुरू किया और इनका कथन था कि देखिए भाई, हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम ये आपका माने क्या बोलते हैं, इस तरह से जो आप शोषण करते हैं हम नहीं करेंगे। और ये जो विद्रोह था वो सबसे पहले सरैया कोठी में हुआ। सरैया कोठी, यहीं के किसानों ने नील बोने से मना कर दिया। हालांकि प्लांटर्स का एसोसिएशन था, कोर्ट कचहरी बना हुआ था, अब सब कुछ साथ उन्हीं को होता था, तो भारतीयों को सुनने वाला कौन था। तो परीक्षा में डाटा याद रखिएगा कि सर्वप्रथम दरभंगा एवं चंपारण के किसानों ने 1886-88 के मध्य में विरोध किया था और सबसे पहले जो विरोध हुआ था सरैया कोठी से प्रारंभ हुआ था। अब कागजी पत्री पर देखिए, महेश नारायण ने बिहारी समाचार पत्र के माध्यम से मुद्दा उठाया। हालांकि इनके मुद्दे को कोई सुनता नहीं था, लेकिन उन्होंने उठाया। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर के प्रताप में चंपारण में अंधेरा नाम से लेख छापा। यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक लेख छापा जिसका मुख्य शीर्षक था चंपारण में अंधेरा। कहाँ छपा? कानपुर के प्रताप। कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका, हितवार्ता, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला अभ्युदय, नागपुर के हिंद केसरी एवं बंगाल के भारत मित्र इत्यादि में भी इस पर लेख छपे। और परीक्षा में आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस समाचार पत्र में इससे लेख छपे थे या नहीं छपे थे, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पीर मोहम्मद जो थे वो प्रताप के लिए लेख छापा करते थे। प्रताप जो कि कानपुर से छपता था, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, तो पीर मोहम्मद जो थे वो लेख छापते थे। उन्होंने चंपारण की प्रजा पर अत्याचार के नाम से भी एक किताब लिखा, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? जब्त कर लिया। अंग्रेजों ने जब्त किया। किन्होंने लिखा था चंपारण की प्रजा पर अत्याचार? तो पीर मोहम्मद ने। अब आंदोलन गणेश शंकर विद्यार्थी के सलाह पर, याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर राजकुमार शुक्ल गांधी से मिले। लखनऊ अधिवेशन में जाकर के इन्होंने आग्रह किया था। हालांकि पहले गांधी अनमने भाव से मिले, वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन इनके आग्रह को उन्होंने सुना और साथ ही वहाँ पे चंपारण से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुआ। तो फिर इन लोगों ने ध्यान दिया। थोड़ा सा राजकुमार शुक्ल के बारे में। राजकुमार शुक्ल का जन्म चंपारण के चनपटिया बाजार के पास स्थित सतबरिया नामक गांव में हुआ था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र या रहन सहन या जो था वो बेलवा कोठी के अंतर्गत मुरली भरावा गांव में हुआ था। 20 मई 1929 को मोतिहारी में इनकी मृत्यु हो गई। अब आपसे सवाल 3-4 पूछ लेगा कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो चनपटिया बाजार के पास स्थित सतबरिया नामक गाँव में हुआ था। इनका कार्य क्षेत्र या रहन सहन या इनकी खेती बाड़ी कहाँ थी, तो तत्कालीन में बेलवा कोठी की जो था उसी के अंतर्गत मुरली भरावा गांव में हुआ था, या वहीं इनकी खेती थी। और 20 मई 1929 को मोतिहारी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये ऐसे तथ्य हैं, डाटा हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब आते हैं विद्रोह, कांग्रेस, गांधी और राजकुमार शुक्ल, साथ ही वो लोग जो इस नई लड़ाई के नए झंडावदार बने। ये वो नए झंडावदार थे जो कालांतर में गांधी के सबसे बड़े शिष्य बने या शिष्यों में आगे आए और इन्होंने ही देश को एक नई दिशा दी। इस डाटा को पहले एक बार देख लीजिए। देखिए, गांधी जी और चंपारण। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के सलाह पर राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले। पहले गांधी जी ने ना कर दिया। हालांकि मैं बता दूं कि गांधी जी भी भारत में एक घूम ही रहे थे और एक ऐसे सुयोग्य अवसर की तलाश कर रहे थे जहां से वो लोगों को प्रभावित कर सके या राजनीतिक लड़ाई को प्रारंभ कर सके। कालांतर में जब वो कलकत्ता जा रहे थे
तो कलकत्ता जाने के क्रम में 9 अप्रैल 1917 को पटना होते हुए 11 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुंचे। डेट हमने इसलिए लिख दिया है ताकि बीपीएससी वाला कुछ भी पूछ सकता है। मुजफ्फरपुर में बिहार प्लेंटर्स एसोसिएशन के मंत्री जीएफ विल्सन से मिले एवं तिरहुत के कमिश्नर एलएफ मोर्सेट से भी मिले। इन लोगों ने कुछ भी करने से मना कर दिया। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। वहां पे एक गौरव प्रसाद करके अधिवक्ता थे, उन्हीं के यहाँ ये लोग पहुंचे। यानी कि आपसे जब सवाल पूछे कि गांधी जी चंपारण कब पहुंचे, तो 15 अप्रैल 1917 को। 16 अप्रैल 1917 को जसौली पट्टी पहुंचे, जहां पे सरकार ने पहले से ही धारा 144 लगा दिया था और इसी के उल्लंघन का दोषी पाया गया गांधी जी को और बोला गया कि अब आपको जेल जाना होगा, दंड भुगतना होगा। गांधी जी बोले कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कोई भी दंड नहीं देंगे, क्योंकि हम अपनी मांग मांग रहे हैं। गांधी जी की मांग थी कि भाई जो आप तरह तरह के कर ले रहे हैं आप उसको कम कीजिए, तिनकठिया प्रथा को खत्म कीजिए। हालांकि इनकी मांगों को कोई मान नहीं रहा था, तो गांधी जी ने दंड देने से मना कर दिया। बाद में मजिस्ट्रेट ने ही दंड को दे करके गांधी जी को छोड़ दिया। इसी बीच में क्या हो रहा था कि पूरे चंपारण में एक तरह से जन आंदोलन खड़ा हो उठा। हर तरफ के किसान गांधी जी से मिलने को उत्सुक थे, या यूँ कहिए कि गांधी जी के पास हर तरफ से लोग आने लगे। लोगों का जनमत देख करके अंग्रेज हड़बड़ा गए। उन्हें लगा कि भाई यदि कोई तरह का बात हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया कि 10 जून 1917 को एक कमेटी बना दिया, जिसके सदस्य गांधी थे। हालांकि इसके अध्यक्ष जो थे एफजी सलाई था। 10 जून 1917 को गांधी के द्वारा किए गए सत्य के साथ आग्रह, याद रखिए ये जो किसान थे ये कुछ नहीं कर रहे थे, बस सरकार से अपनी मांग मांग रहे थे। भूखे नंगे किसान थे, अर्ध कपड़े पहने हुए किसान थे, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस ये मांग कर रहे थे कि भाई हम पर जो शोषण हो रहा है उसको बंद कीजिए। सरकार ने इनकी बात को सुना और 10 जून 1917 को एक कमेटी बनी, जिसके सदस्य गांधी थे और एफजी सलाई उसके अध्यक्ष थे। 18 अक्टूबर 1917 को इस कमेटी ने रिपोर्ट दी तथा इसी रिपोर्ट के आधार पे 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम का निर्माण हुआ। चंपारण अधिनियम 4 मार्च 1918 को बना और इसी के अधिनियम के आधार पे प्रथा को बंद कर दिया गया। इसी अधिनियम के आधार पे तिनकठिया प्रथा बंद कर दिया गया। अब हमने आपको बताया कि तिनकठिया प्रथा कैसे शुरू हुआ, तो तिनकठिया प्रथा को बंद कर दिया गया। इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि सीएफ एंड्रूज इसी समय चंपारण आए थे और हीरामन लोहार का वर्णन जो इस समय इन्होंने किया था, बाद में गांधी जी ने अपने पत्र में जो इरविन को लिखा था किया था। हीरामन लोहार, ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे प्रमुख डाटा हैं चंपारण आंदोलन से जो गांधी जी से संबंधित हैं और इन्हें आपको जानना भी चाहिए। अब उन विशेष तथ्यों को भी देख लेते हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बोलिएगा कि अरे श्रीमान गांधी जी की मांग क्या थी, सरकार ने क्या मांग मांगी, उसका भी एक वर्णन कर दीजिए। संक्षेप में मैं उसको भी बता दूंगा, पहले इन डाटा को आप एक नज़र देख लें, लिख लें। अब अन्य उन विशेष तथ्यों को भी देख लेते हैं जो उस समय दौर से संबंधित है और परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। शेख गुलाब जो हमने नाम लिखा था प्रारंभ में, एवं शीतल राय ने 1907-8 में नील्हों के विरुद्ध विद्रोह किया था और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एडवर्ड अल्बर्ट गेट उस समय बिहार का उपराज्यपाल था, यानी कि चंपारण आंदोलन के समय एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो था बिहार का उपराज्यपाल था। आंदोलन के दौरान 18 अप्रैल 1917 को गांधी को गिरफ्तार किया गया था या करना गया, यानी कि उन्हें डिटेन किया गया। रखा गया कि यदि गांधी गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, तो मौलाना मजरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। परीक्षा में आपसे यही पूछेगा कि जब गांधी जी को गिरफ्तार करना था तो उनके बिना, यानी कि उनकी अनुपस्थिति में किन्हें चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करना था, तो मजरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को। बाद में जब गांधी जी चंपारण से चले गए तो यहाँ के सारे कार्यभार को उन्होंने जनकधारी प्रसाद को सौंपा था। आपसे पूछेगा कि चंपारण आंदोलन के उपरांत गांधी जी के उत्तराधिकारी किन्हें बनाया गया या गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी किन्हें नियुक्त किया था, तो जनकधारी प्रसाद को। पुनः 8 नवंबर 1917 को गांधी जी चंपारण आए एवं सर्वप्रथम बड़हरवा एक जगह है चंपारण में, जहां पे 14 नवंबर 1917 को एवं 20 नवंबर 1917 को भितरहवा में विद्यालय खोला।
इसको ध्यान रखिएगा। 8 नवंबर को वापस आए, 14 नवंबर को बड़हरवा में एवं बाद में 20 नवंबर 1917 को भितरहवा में विद्यालय खोला। इस बार उन्होंने क्या किया था, जब दोबारा आए तो गुजरात से उन्होंने बहुत सारे प्रबुद्ध स्त्री पुरुषों को लाया और यहाँ के लोगों को सेवा के लिए उन्होंने लगाया। ये लोग जो थे लोगों को साफ सफाई सिखाया करते थे, साथ ही छोटी मोटी दवाइयाँ दिया करते थे। लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करना गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था जब दोबारा आए तो। और इन विद्यालयों को नरहरि द्वारिकादास पारिक तथा महादेव हरिभाई देसाई के द्वारा संरक्षण प्राप्त था, यानी कि ये लोग इसको संरक्षित कर रहे थे, एक तरह से प्रशासनिक और आर्थिक मदद दे रहे थे। चंपारण आंदोलन के समय आचार्य जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के प्राध्यापक थे और इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें नौकरी से भगा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण जो कॉलेज था वहीं के प्राध्यापक थे और इसमें यानी कि चंपारण आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको नौकरी से निकाल दिया गया था। चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी ने भागलपुर में बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। बिहारी छात्र सम्मेलन भागलपुर में जब हुआ तो इस दौर में गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता की। मैं हट के बता देता हूँ ताकि देखने समझने में आपको सुविधा रहे, आसानी रहे। तो ये डाटा है, तथ्य है जो विभिन्न किताबों से हमने लाया है और एक जगह पे रखा है। इनसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। अब है मूल्यांकन कि चंपारण आंदोलन आखिर था क्या। इतना टाटा तो पढ़ लिया, था क्या। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत में लड़ा गया वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें उन्होंने भारत के उस आम जनमानस को पकड़ा, आम जनमानस के अंदर बैठे हुए भारत को पकड़ा जिसे वास्तविक भारत कहा जा सकता था। याद रखिए, अंग्रेज़ों के साथ रहने वाले, अंग्रेज़ों के साथ थोड़ी बहुत फाइट करने वाले वो जमींदार, वो वकील, डॉक्टर और कुछ एक इंजीनियर भारत नहीं था। भारत में किसान थे और जब तक किसान स्वतंत्रता आंदोलन की ओर अग्रसर नहीं होते, जब तक मजदूर स्वतंत्रता आंदोलन की ओर अग्रसर नहीं होते, जब तक दबे, वंचित और कुचले हुए लोग में ये जागृति नहीं आती है कि ये देश हमारा है, हमें इस देश में अपने इच्छा के अनुसार रहना है, तब तक शायद आज़ादी की लड़ाई बेमानी थी या नहीं हो सकती थी। गांधी जी ने इसी चीज़ को छुआ और चंपारण आंदोलन में इसका सबसे पहला प्रयोग किया और इसमें सफलता पाई। याद रखिए, आरोप लगता है कि गांधी जी ने सबके लोगों के हाथ में अहिंसा की लाठी थमा दी। तत्कालीन समय में कोई उपाय नहीं था। आप विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यवादी शक्ति से लड़ रहे थे और आप उन तौर तरीकों से उससे नहीं लड़ सकते थे जिसमें वो पारंगत था। आपको उन्हीं तौर तरीकों से लड़ना था जिसमें वो कुछ जानता ही नहीं था और वही तौर तरीका गांधी जी ने उपयोग किया। भारत में सबसे पहले कहाँ? चंपारण में। याद रखिए कि इसके बाद गांधी जी गुजरात में गए और उन्होंने कंपनी के जो मजदूर थे उनको साथ में लिया। तो इस तरह से गांधी जी ने पहले किसानों को, फिर मजदूरों को, छात्रों को, एक एक करके भारत के हर एक वर्ग को अपने साथ लिया। और ध्यान रखिए कि गांधी पर क्या बोलते हैं, अहिंसा का आरोप लगाने वाले ये शायद भूल जाते हैं कि 1942 में गांधी जी ने भाषण दिया जब बोला कि यदि अब कोई हिंसा होती है तो उसके जिम्मेवार अंग्रेज होंगे। अर्थात गांधी ये जानते थे कि हमारे पास सैनिक कैसे हैं, भूखे, नंगे, बिना हथियार के सैनिक के साथ, साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ हथियार वाली लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। हम उन्हीं हथियारों से लड़ सकते थे जो हमारे पास थी और गांधी ने उन्हीं हथियारों का प्रयोग करके विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य निर्माता को घुटनों पर ला दिया। चंपारण की यही सबसे बड़ी उपयुक्तता थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।